एक्सी स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ठीक है। अब क्या होता है, दो पार्ट में इसको ब्रेक डाउन किया गया है, वन इज़ यू आई एंड अदर इज़ यू एक्स। यू एक्स एंड यू आई, यू आई वो पार्ट होता है जो विजिबल होता है, ठीक है, जहाँ पर एंड यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है, बट किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है दैट इज़ अ यू एक्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये एक डोर है हमारे रूम में एंटर होने के लिए, एक ग्लास डोर है, ठीक है, इस पर एक डोर हैंडल है, लॉक अवेलेबल है ना। तो ये क्या हो गया पार्ट यू आई का। अब यू एक्स क्या है इसके अंदर, कि भाई अगर मान लो कि डोर हैंडल मैं जहाँ से गेट ओपन हो रहा है वहाँ ना रख के मैं जहाँ इसके हिंजेस है उधर लगा देता हूँ, तो क्या ये गेट खुलेगा? नहीं खुलेगा। दिस इज़ अ यू एक्स, कि कहाँ पर हम किस चीज़ को अप्लाई करें जिससे हमें राइट अमाउंट में सही चीज़ें काम करके दिखाएं, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग स्कूटी या बाइक चलाते हो, ठीक है, तो उसमें भी यू एक्स आपका अवेलेबल होता है। जैसे कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पर रखते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा थ्रोटल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्लच लेस यूज़ होता है, यानी कि जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तभी आपको रिक्वायरमेंट आता है। तो जो लेस ड्रिवन चीज़ें हैं वो जाती हैं लेफ़्ट, और जो हाईली ड्रिवन चीज़ें होंगी वो जाएंगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यूआई के अंदर अगर हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो बटन्स जो होते हैं वो कोशिश करिए राइट हैंड साइड पर ज़्यादा रखे जाए। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे न्यू ओपन, यहाँ पर ये बटन सबका है लेफ्ट में क्यों है, ये राइट में क्यों नहीं है? अगर बात की जाए भाई देखो, न्यू फाइल आप बार बार तो बना नहीं रहे हो, आप एक फाइल बना के कुछ काम तो करोगे ना, जब काम कंप्लीट होगा फिर जाओगे आप न्यू के ऊपर, तो इसलिए इसको लेफ्ट में डाला गया, ठीक है। अब जब आप कोई चीज़ बना लोगे तो टूल्स आपने लिया, टूल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे या तो वो टॉप में आए या फिर उससे रिलेवेंट सब राइट हैंड साइड पर दिखाई दे आपको, समझ गए ना। तो यूएक्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है, और यूआई के थ्रू उसको डिलीवर किया जाता है। अब यूएक्स या यूआई दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है? अगर यूएक्स है तो यूआई है, अदरवाइज यूआई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई यूआई बना भी लिया बिना किसी यूएक्स की नॉलेज के, वो देखने में चाहे भले से बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो गलत है, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा एक फ़ोन का एग्जांपल देता हूँ कि ये फ़ोनों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं आजकल, क्योंकि इसमें जो यूएक्स होना था हो गया भाई। जैसे देखो लॉक अनलॉक बटन तो थंब के पास आता है, राइट पोजीशन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बहुत इजीली हम लोग सेम थंब से कर पाते हैं, या फिर एप्पल जो कि आपको यहाँ कंट्रोल देता है, या सैमसंग आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कंट्रोल देता है। तो सिंगल हैंड में हम पूरे डिवाइस को यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। इसके बाद लॉक अनलॉक स्क्रीन जब हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद सिंगल हैंडेड में हम लोग नीचे के फीचर्स को यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं कॉलिंग का बटन उठा के टॉप में लगा दूँ, इम्पॉसिबल तो नहीं है, ड्रैग होके चला जाएगा, बट क्या वो आप इमरजेंसी में जब सिंगल हैंडेड आप ट्राई करोगे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? नहीं, आपको ड्यूल हैंडेड ऑपरेट करना पड़ेगा उस चीज़ को। दिस इज अ यूएक्स, ठीक है। तो यूएक्स की जब बात आती है तो आपको रिसर्च करना पड़ता है, हेल लॉट ऑफ रिसर्च। कुछ रिसर्च ऐसे हैं जो आपके पहले से हो रखे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ रिसर्च ऐसे होंगे कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्विसेज आपको रियल टाइम में करने पड़ेंगे, सर्वे भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मोबाइल ऐप अगर हम लोग कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट अगर हम लोग बना रहे हैं, तो वहाँ यूएक्स पहले से लिखा जा चुका है। नया यूएक्स कहाँ जाता है? जैसे आज की डेट में देख रहा हूँ कि पहले कार में जो स्टीरियो हुआ करता था बड़ा मिनिमलिस्टिक होता था, कोई इसका डिस्प्ले नहीं होता था। अगर हम लोग 2010-11 की बात करें, होता भी था तो सिंगल लाइन का होता था, खाली ट्रैक, तो हमें पता चला क्या चल रहा है। फिर थोड़े बहुत और एडवांस हुए, प्रीमियम कार्स में 2 लाइन के डिस्प्ले आने लगे। फिर आज की डेट में कोई लिमिट ही नहीं है डिस्प्ले की, है ना। आप अगर देखो फ्रंट साइड में एंटायर विड्थ के अंदर, जैसे महिंद्रा एक्सयूवी ने अपना निकाला हुआ है, उनका काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये सब क्या चल रहा है? इस हर कंपनी ये चाहती है कि अपने एंड यूज़र को एक बेहतर प्रीमियम फीचर मिल जाए। जैसे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देखोगे, एमजी की एक कार आती है कॉमेट के अंदर भी अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, कम्प्लीटली डिजिटल। अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी आते हैं। फिर ये देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप चल रहे होते हो
आप कभी इन डिस्प्ले के साथ टच कांटेक्ट करने की कोशिश करके देखिएगा, आपको बड़ा इरिटेट करेंगे। जितनी भी आज के डेट में मॉडर्न कार्स हैं, ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में विंडसर ये भी बहुत फेमस हुई, ठीक है, एमजी का, तो क्या होता है आपको वहाँ पर एसी के ब्लोअर की अगर एयर को भी कंट्रोल कर रहा है तो वो भी आपका उसी कंसोल से होगा, उसका कोई फिजिकल बटन नहीं दिया। अब रनिंग में अगर आप चल रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जब उस डिस्प्ले पे टैप करोगे तो एक बार में वो वर्क नहीं करेगा, 2 से 3 बार में आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म यूज़र हो जाओगे इरिटेट हो जाओगे, क्या बकवास फीचर है। इसी चीज़ को मारुति ने बड़ा प्रैक्टिकल रखा हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि भाई स्क्रीन से तो कर ही सकते हो अगर आपको करना है, लेकिन साथ में फिजिकल बटन भी है। जैसे हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो टाटा ने यूएक्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो किया, लेकिन गड़बड़ हो गया। जैसे सारे बटन उन्होंने टच वाले कर दिए, और टच में क्या था, गलती से हाथ लग गया तो भी कुछ का कुछ हो जाता है उसके अंदर, अरे ये तो सेटिंग मैंने करी नहीं थी, ये कब हो गया ऑन, ठीक है। तो अगर हम मारुति का एग्जांपल लें तो उन्होंने स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल्स दिए हैं। जैसे राइट हैंड साइड पर अगर आप उसमें देखोगे तो आपको कौन से कंट्रोल मिलते हैं टॉप वेरिएंट में, क्रूज कंट्रोल वगैरह, क्रूज आपने सेट करना है, हटाना है, स्पीड को आपने अप एंड डाउन करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑडियो के कंट्रोल्स आते हैं, और उसके नीचे आपके कॉल, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस असिस्टेंट, इस तरह के बटन्स अवेलेबल होते हैं। प्लस जो कंसोल हमारा बना होता है, डैशबोर्ड जिसको लोग बोलते हैं, वहाँ पर आप ड्राइव करते करते सभी बटन तक इजीली पहुँच जाओ। ऐसा ना हो कि मैं ऐसे करके जाके कुछ काम कर रहा हूँ। अब एग्जांपल के तौर पर जब गाड़ियाँ एडवांस होना स्टार्ट हुई तो कंपनी कॉस्ट कटिंग तो करती है। पहले हैंडल वाले होते थे मिरर्स, उन्होंने बाद में क्या करा, फ्रंट की 2 पावर विंडो दे दी, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि भाई अब मान लो मुझे रोड की साइड में दूसरे बंदे से कुछ पूछना है, वो रोड पे आएगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और उधर जाओगे तो आपको लेट के पूरा उसका शीशा नीचे उतारोगे, टाइम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उन्हें क्या बोला कि पीछे का छोड़ो, बंदे का बजट भी नहीं ज़्यादा नहीं होगा, और फ्रंट से 2 पावर विंडो दे दिया, उसने डाउन किया और पूछ लिया कोई किधर जाना है। भले आज भी अगर आप देखोगे जीपीएस भले से मार्केट में पिछले 12-15 सालों से अवेलेबल है, लेकिन होने के बाद भी लोग फिर भी पूछे भाई सब कहाँ पड़ेगा। समझ लो क्यों? क्योंकि वो टेक के साथ फ्रेंडली नहीं है, उन्हें किसी के बताने पर ज़्यादा भरोसा है, चाहे वो गलती बता दे, है ना, ऐसा होता है कई बार। तो यूएक्स हर जगह मिलेगा, कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, बिना यूएक्स के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे आप कहीं जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाना है, बैंक है एचडीएफसी, आप जाओगे 15 मिनट बाहर आ जाओगे, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब वही कैश जमा करने अब आप जाओ पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, अब आप आधे से पौना घंटा लगा के आओगे, आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, वेट करो, अभी लाइन लगी हुई है, जब तक तुम्हारा नंबर आएगा हो सकता है सर्वर भी चला जाए, ठीक है, उनका सर्वर बहुत कमाल का होता है। आप तो एक तरह से बंदा क्या होता है, ऑफिस बोल के निकलता है कि आज मैं सेकंड हाफ में आऊँगा, बंदा जल्दी पहुँच जाए तो उसकी किस्मत है, नहीं तो उसने पहले ही अपना एक बफर लेके चल रहा है, नहीं पता अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट बैंक में क्या होगी। प्राइवेट के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। इसी आलस को ख़त्म करने के लिए, यूएक्स को एनहांस करने के लिए उन्होंने बनाई किजोक, यानी कि जहाँ पर आप जाके कैश डायरेक्ट मशीन में डिपॉजिट करके आ जाओ। आप जाते हो, बैंक अकाउंट नंबर अपना डालते हो, जैसे ऑथेंटिकेट होता है मशीन खुलती है, उसमें अपना अमाउंट डालो, काम खत्म, ठीक है। ऐसी पासबुक अपडेशन का सिस्टम तो पीएनबी ने बहुत पहले, तकरीबन 12-13 साल पहले उन्होंने ये फीचर ला दिया था मार्केट के अंदर कि भाई अब से आपको पासबुक अपडेट कराने बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और तो पासबुक का भी सिस्टम खत्म हो गया जब से यूपीआई पेमेंट आ गया, क्योंकि बैंकों के तो वैसे नुकसान हो जाएंगे, वो तो 10-15 दिन में तुम किताबें भर दोगे, इतनी ट्रांजेक्शन होती, 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, है ना। तो पासबुक अपडेशन का सिस्टम चला गया, अब क्या गया, ई पासबुक का, ठीक है, यानी कि जहाँ से हम लोग सीधे उसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और अपने सीए वगैरह को सबको शेयर कर लेते हैं। इससे पेपर की वेस्टेज भी बच रही है और काम भी सही हो रहा है, ठीक है। तो यूएक्स को आप एक्सपीरियंस करें अपने इर्द गिर्द। जैसे आप जब कभी पहली बार अरीना आए होंगे, ठीक है, अब आप फर्स्ट टाइम जब कहीं जाते हो, या जैसे एग्जांपल आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी में जाते हो, अरे यार वहाँ पे तो कोई पूछताछ ही नहीं, मतलब किसी ने पूछा भी नहीं कहाँ से आए हो, कैसे पूछे, कैसे नहीं पूछे। दिस इज अगेन यूएक्स। अगर आपकी पूछ होती वहाँ पर तो कहते भाई मेरे को तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, सबने बड़ी खातिरदारी करी, तो आप क्या बोलोगे, भाई वहाँ कभी मजा रहा है। जैसे अरीना का एग्जाम्पल लें कि भाई यहाँ भरी गर्मी में दोपहर के 2 बजे आते हो, सीधा से पूछते हाँ जी बताओ क्या काम है, पानी वाने के लिए कोई कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे भरी गर्मी में,
तो क्या यार, वहाँ तो कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता है, या तुम 1 घंटा तुम्हें इंतजार कर रहे थे यार पानी की भी, चलो ठीक है, तो क्या करें यार, वहाँ मत जाओ, वहाँ तो लोगों के एटीट्यूड बड़े ख़राब है, वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं किसी को। ठीक है, तो ये सब क्या है, यूएक्स है, और ये सब रिसर्च के पार्ट होते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग में थोड़े से चार्जेस नो डाउट एक्स्ट्रा होते हैं, बट सर्विस क्विक होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो एक मेन सीक्रेट सॉस है ना, उसको क्रैक कर लिया है, विच इज़ नीड एंड स्पीड। जब तक आपके बिजनेस में नीड और स्पीड का फंडा नहीं होगा, आप मार्केट में लॉन्ग रन में नहीं जाओगे। क्यों? सबसे ज़्यादा बंद होने वाले बैंकों में आप अगर नोटिस करोगे तो गवर्नमेंट बैंक ही क्यों है? क्योंकि काम नहीं होता वहाँ पर। क्या पता है, गवर्नमेंट जॉब लगी, आराम से 60 साल पे रिटायर होंगे, सैलरी तो आनी है ना हर महीने, सस्पेंड भी तब भी मिले, ठीक है, नुकसान तो कुछ है नहीं, चाहे आधी मिले, कुछ तो आएगा ही ना। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, धीरे धीरे हर जगह पर कट ऑफ कर करा के उन्होंने बोला भाई अब जो नए लोग लग रहे हैं, किसी का कोई पेंशन वेंशन नहीं होगा, अब जो आप ये सिक्योरिटी सोचते हैं लाइफ की, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ होगा। प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है हर एक सेक्टर के अंदर? काम ना सही से करना है। एआई तुम्हारी जगह क्यों ले रहा है? क्योंकि जब हमें पता है कि मेरे पास अगर 100 लोग हैं, उनका मुझे कैलिबर पता है वो कितना काम कर सकते हैं, जब वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, मशीन उसकी जगह लेगी। जैसे पहले के टाइम में एक कार को बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता था, आज की डेट में मारुति या टाटा ऐसी कंपनियां 1 महीने के अंदर 15,000, 18,000, 20,000 इस तरह से आंकड़े में गाड़ियां बेच रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? सोचो तो दिन रात में कितनी गाड़ियां बन रही हैं, अलग अलग प्लांट है। जैसे मारुति का अपना नियर बाई गुड़गांव के अंदर प्लांट है ना। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग जगह से गाड़ियाँ बनती हैं, फिर उनको अलग अलग जगह पर जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर डिलीवर कराया जाता है। और ये सोचिए थ्रू आउट ईयर प्रोसेस चलता रहता है। तो आज की डेट में कार को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रॉ मटेरियल सारा डाई कटिंग वटिंग सब कुछ हो गया, पहले से सेट है, बस लाओ असेंबली लाइन के ऊपर लगाओ, और हर चीज़ का एक एक्सपर्ट बंदा है उस असेंबली लाइन के ऊपर, जिसने किसी ने डोर लगाना है, किसी ने बोनेट लगाना है, किसी ने इंजन डालना है, किसी ने डैशबोर्ड लगाना है, किसी ने लोगो प्लेस करना है, सबके रोल डिफाइन है। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी, ए पॉइंट से जी पॉइंट तक पास होते, सारे काम खत्म, गाड़ी ओके, चलो इसको लेके जाओ। ठीक है, टेस्टिंग वेस्टिंग्स की करो और खड़ा कर दो, यही होता है। फिर उसके ऊपर एक आपका क्यूसी पर्सन आता है, देखते तो मेजर पार्ट होते हैं, वहाँ पे लिखा था क्यूसी टिक, तो उन पर टिक होना बड़ा ज़रूरी है कि क्वालिटी चेक हुआ है, इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और वहाँ से ओके हो गया, फिर उसको डालो कार्गो में और भेज दो कहीं भी। ठीक है, तो क्या है, स्ट्रीमलाइन, चीज़ों का स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी तो चीज़ें कभी टाइम पर ख़त्म भी नहीं होंगी। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि आप किस कंपनी में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, क्लाइंट ने डेडलाइन नहीं दिया, तुम्हारे सीनियर ने भी डेडलाइन नहीं दिया। अगर आप काम को लेके बहुत अवेयर हो, आपको पता है काम मुझे दूसरा कभी भी आ सकता है, तो आप उसको जितना जल्दी हो सकता है ख़त्म करके फ्री होने की कोशिश करोगे। अब काम की कोई डेडलाइन ही डिसाइड नहीं है, लगे आराम से बनाने। आज मैंने मैगजीन का टेक्स्ट लिख लिया, टाइटल, कल मैं आराम से पूरा दिन लगे उसका कटआउट निकालूंगा। ठीक है, सीनियर ने आके पूछा हाँ जी हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि डेडलाइन अगर कोई नहीं दे रहा तो खुद से अपने आप को एक डेडलाइन दो कि मुझे कितनी देर में इस काम को ख़त्म कर देना है। अगर आप किसी काम को टाइमली ख़त्म नहीं कर पाओगे तो आप फ्री नहीं हो पाओगे नए टास्क के लिए। और यही है इंडस्ट्री का सीधा सा फंडा। आप जाते हो डोमिनोज, आप जाते हो मैकडोनल्ड्स, उनका सीधा सिस्टम क्या है, आप जाइए ऑर्डर प्लेस कीजिए, आपको लगता है इधर आ जाइए, नए बंदे का ऑर्डर लेगा, उसको साइड में लगा देगा। इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। और नीड एंड स्पीड, 5 मिनट में आपका बर्गर, आपको चाहे कितना भी भीड़ हो, हद मार के 15 मिनट में आपका ऑर्डर मिल जाएगा। पूरा नहीं मिलेगा, पार्शियल मिल जाएगा, तब तक उतना एंजॉय करो, बाकी रेस्ट रिमेनिंग आपका आइटम पहुँच जाएगा आपके पास तक। तो यूएक्स अगर सही ढंग से समझो तो बहुत इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अगर यूएक्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ यूआई पर ध्यान दोगे, तो फिर आपको बना तो लोगे कोई भी चीज़ देखिए, क्योंकि ग्राफिक्स सीख चुके हो, तो किसी भी डिज़ाइन को डुप्लीकेट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन वो बना कैसे? क्योंकि आज आप किसी चीज़ को देखकर बना रहे हो, देखकर बनाना आसान है क्योंकि रेफरेंस सामने है, बट किसी ने भी तो पहली बार बनाया होगा ना, तो वहीं पर आता है मेन यूएक्स का काम। ठीक है, तो यानी कि यूएक्स जो होता है किसी भी चीज़ का क्रिएटर होता है, रचनाकार। ठीक है, कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है। जब आप किसी कंपनी में जाओगे,
बिगिनिंग में एज ए यूएक्स आप नहीं जा पाओगे। हाँ, आप 3 to 4 years किसी यूएक्स के अंडर में काम करके एज ए यूएक्स डिज़ाइनर आगे प्रमोट हो सकते हो। डायरेक्ट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि रियल टाइम में हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होते। हमारे पास क्या होती है? केस स्टडीज़ होती हैं जिनसे हम सीखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मार्केट में आज की डेट में अगर आप देखोगे सो मैनी ऑटोमोबाइल में ब्रांड है। जैसे कि हम 2 व्हीलर्स की अगर बात करें, हीरो भी है, होंडा भी है। 2011 तक दोनों एक होते थे, बाद में स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। आज वो अपना काम कर रहे हैं, हीरो अपना अलग काम कर रहे हैं। इसी तरह से टीवीएस भी मार्केट में है ना। अगर आप इन सभी को ध्यान से अगर आप एनालाइज करोगे तो ये हर एक डेमोग्राफी को टारगेट करते हैं। जैसे एज ग्रुप भाई, जैसे तुम यंग हो एकदम, तो तुम क्या चाहोगे? एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स बाइक, हाई स्पीड, है ना। आप स्प्लेंडर तो प्रेफर नहीं करोगे। हाँ, बिल्कुल बजट नहीं तो चलो ठीक है, स्प्लेंडर से काम चल जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर। तो हर एक पर्सन के हिसाब से, नीड के हिसाब से उन्होंने व्हीकल्स को बनाया, उन्होंने लोगों के इंटरेस्ट को क्रैक किया, है ना। अब जैसे आप देखते हो कि आस पड़ोस में जो आपके घर के पास में शॉप होती है छोटी छोटी, तो वहाँ पर एक बंदा आता है बिल्कुल मोपेड पर, ठीक है, उसमें पाइप लगा के हैंडल निकाला तो बैग टांग रखे होते हैं, वो डिलीवर का काम करता है, डिलीवरी का। उसे पता है कि भाई दिन रात चलना है, अगर मैं स्पोर्ट्स बाइक लेके निकला तो एक तो उसमें डैमेज प्लस उसका फ्यूल वही उसको मार डालेगा, तो बचाएगा क्या, है ना। उसी तरह से एक फीमेल के लिए ऐसा नहीं कि हर कोई स्कूटी ही चलाता है, कुछ बाइक भी चला रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल में अगर आप देखोगे फीमेल्स में तो स्कूटी प्रेफर करती हैं। तो स्कूटी के अलग अलग उन्होंने वेरिएंट निकाले हुए, और हीरो ने भी निकाला है, होंडा ने भी निकाला है, टीवीएस ने भी निकाला हुआ है। उसके ऊपर चलोगे जो डेली ऑफिस जाते हैं बाइकों से, तो वो एक ऐसी बाइक प्रेफर करते हैं जो 60-70 का माइलेज निकाल दे अपना। उसके ऊपर जाओगे तो यंग यूथ आ जाएगा, जैसे टीवीएस का अपाचे आता है, अपाचे में फिर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जिसको जैसा बजट वैसा बाइक ले लो। तो ये क्या है? अगेन यूएक्स, यानी कि एंड यूज़र की नीड को समझो और उसके ऊपर काम करो, क्योंकि तभी वो लोग हर किसी को अपना व्हीकल उसके घर तक पहुंचा पा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे आप देखते हो OnePlus का एक फ़ोन आता है, उसके बहुत सारे अलग अलग आपको मिल जाएंगे। OnePlus यानी कि जिनको बहुत हाई फाई प्रीमियम डिवाइस, गेमिंग वगैरह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए, ओप्पो आता है, वीवो आता है, ठीक है, और एक और आपका आता है उसमें रियलमी आई थिंक करके कुछ इस तरह से आता है। तो ये सब क्या है? एक ही है अपने आप में। तो उन्होंने ऑडियंस को देखा कि भाई इंडिया जो है मास, यानी कि यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा है, सबका इंटरेस्ट अपना अलग अलग है, हर किसी का बजट एक जैसा नहीं है, सबकी इनकम अपनी अलग अलग है। तो कोई भी बंदा ना छोटे, सबको टारगेट करो। जिसको कैमरा म्यूजिक चाहिए उसको अलग पकड़ा दो, वीवो कैमरा एंड म्यूजिक लिखा था ना, ऐसे ही ओप्पो, तो वो कैमरा को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। OnePlus परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। और इसमें एक और आपका मैं नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, तो वो लोग भी काफ़ी सही काम करते हैं उसके अंदर, वो बिल्कुल सस्ते फ़ोन निकालते हैं, यानी कि बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा नहीं होगा, बट फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, ठीक है। तो एक ही कंपनी उसने अपने यूज़र को डिवाइड कर लिया अलग अलग तरीके से। तो अगेन यूएक्स, अगर वो सिर्फ एक ही पर्सन को पकड़ के चलते तो लंबे टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर बात की जाए यूएक्स, क्या हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ? नहीं। देखो, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है तो हमारी जो स्पीसीज है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। हमसे पहले रामापिथिकस हुआ करते थे, है ना। तो अगर हम यहाँ तक इवॉल्व हुए तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यूएक्स होगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, इन्वेंशन ऑफ व्हील, है ना। व्हील कैसे बना? क्या वो डायरेक्ट व्हील बना या पहले कुछ और था? स्टोरी तो सभी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। सबसे पहले डायरेक्ट गोल पत्थर नहीं बन गया, उसको बनाने के पीछे भी रिसर्च थी। जैसे पहले चौकोर बना लिया, फिर मैथ में हमने पढ़ा ना कि हेक्सागन होता है, सेप्टागन होता है, ऑक्टागन होता है ना।
तो अलग अलग तरह से व्हील के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर उस पर देखा गया फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है। अच्छा ज़्यादा फोर्स लग रहा है, थोड़े से कॉर्नर और कम कर दो, ठीक है, तो चलाने में थोड़ा बम फील हो रहा है लेकिन चल रहा है। उन्होंने उसको और स्मूथ किया, तो वो उसके अंदर नंबर ऑफ जो कट्स थे बढ़ाते गए। एक टाइम आया यार पूरा प्लेन कर दो। अब प्लेन जब कर दिया तो राइड बहुत स्मूथ हो गई, ठीक है। अब राइड जब स्मूथ हो गई तो एक परफेक्ट व्हील निकल के आया। तो पहले होते थे पत्थर वाले व्हील, बहुत लंबे टाइम तक चली, लेकिन जब आपके सड़कों का निर्माण स्टार्ट हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक कच्ची रोड है तो पत्थर वाला व्हील कभी नहीं टूटता। वो टूटा तब जब नीचे भी पत्थर आ गया, जिसके जो खड़ी ईंटें लगा के खड़ंजा बना दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब पत्थर से पत्थर अगर टकराएगा सेम इंटेंसिटी में, क्या होगा, या तो नीचे का टूटेगा या ऊपर का टूटेगा। तो बनाया गया लकड़ी का व्हील, ठीक है। अब वो भी बड़ा खटर खटर करता था, तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए लगा दिया घिस ना जाए, एक उसके ऊपर हल लगा दिया, यानी कि एक लोहे का एक और पत्ती लगा दी ऊपर से, ताकि लाइफ बढ़ जाए और व्हील भी टाइट रहे एकदम बढ़िया से। जैसे देखो विदेशों में वाइन के बैरल बनाए जाते हैं। बैरल कैसे बनते हैं, लकड़ी लेते हैं, परफेक्ट उसको गर्म करते हैं, एकदम उसको सॉफ्ट करने के बाद उसके ऊपर एक बेल्ट टाइट कर दिया जाता है। अब क्या होगा, वो लकड़ी मॉइस्चर पकड़ने के बाद जिस शेप में सेट कर दोगे वैसे की वैसे रहेगी लाइफ लॉन्ग, वो परमानेंट उसकी शेप लॉक हो गई। वैसे व्हील के साथ भी हुआ। तो एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि जब हमने राइड करना स्टार्ट किया किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे घोड़े के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, तो घोड़े पे एक बैठ सकता है, परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा होगा घोड़े का। और दो लोग बैठ गए तो क्या होगा, अब उतना तेज़ नहीं भाग पाएगा ना, यानी कि आपका जो घोड़ा है वो डैमेज होने की, उसकी बैकबोन के स्पाइन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब व्हील का इजाद हुआ तो उन्होंने पीछे कार्ट बना लिया और उन्होंने घोड़े के साथ उसको टक कर दिया। तो पता चला कि यार ये तो 2-3 लोगों को बड़े आराम से खींच पा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने और बड़ा कैरेज बनाया उसके पीछे, जिसमें अब 8 से 10 लोग बड़े आराम से खींच के लेके जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगेन यूएक्स। हम सीख रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई किस में क्या किया जा सकता है। टेक्निकली जिस फील्ड में आप लोग हो अभी यहाँ पर, इस फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो यूएक्स को इंट्रोड्यूस किया गया एप्पल कंपनी के थ्रू। एप्पल कंपनी के अंदर डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन, जो कि कॉग्निटिव इंजीनियर थे, उन्होंने यूएक्स टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया कि भाई यूएक्स जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप एक बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बना सकते। एप्पल में आपने नोटिस किया वो बहुत ज़्यादा बटन्स में बिलीव नहीं करते, वो मिनिमलिस्टिक में बात करते हैं, जितना कम से कम। और उसी ट्रेंड को आज की डेट में हर ब्रांड अपने उसमें लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा बटन्स, मैंने भी आपको बोला, उसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं कार के अंदर, कि जब आप एक राइड पर हो, आपकी जो केबिन होगा उसमें वाइब्रेशन होगा। रोड इतने अच्छे तो है नहीं हमारे यहाँ के, तो क्या होगा कि आपको टच उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है ना। अब वहीं पर क्या होता है कि अगर हम बटन्स रखते हैं तो किसी भी चीज़ को आप बहुत ईजिली ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन करना हो, ठीक है, या जैसे आपको एसी के ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल करना हो या टेम्परेचर को आपको कंट्रोल करना हो, इस तरह की चीज़ें। तो मिनिमलिस्टिक अच्छी चीज़ है, बट आपको ये जरूर प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा क्या वो हर जगह सही काम करेगा या नहीं। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, हमारी पढ़ाई लिखाई के फील्ड में जनरली प्रोफेशनली हम लोग कोर्सेज का डिसीजन कैसे लेते हैं, हम ये जानने के बाद लेते हैं कि भाई इस फील्ड में पैसा कितना है। गलत चॉइस है। अगर आप पैसे के पीछे जाओगे और पता चला वो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ही नहीं है, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। बट अगर मेरा फील्ड इंटरेस्ट का है तो पैसा अपने आप बन जाएगा। बात सही है कि नहीं है भाई? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप एकदम कोर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दो, बहुत पैसा है, नो डाउट है पैसा, बट जब मैं बना ही नहीं उस चीज़ के लिए तो फ़ायदा क्या है? तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मेरी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अब जैसे टूल जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं GUI, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर आपको पता है कि भाई ठीक है मैं नहीं भी हूँ, तो आप फाइल मेन्यू में जाकर देखोगे, अच्छा फाइल के अंदर न्यू होता है, पता है मुझे, मैंने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाया, ओपन भी मुझे पता है क्या होता है ना। बट अगर यही चीज़ अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करोगे, जब आपको प्रोग्राम ही नहीं पता तो आप कैसे चलाओगे उस चीज़ को। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर के अंदर इंटरफेस होना, दैट इज़ अ CLI, मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। सबसे पहले कंप्यूटर कुछ इस तरह के हुआ करते थे, ब्लैक स्क्रीन। अब इसको वही चला सकता है जिसको आता है। अब तुम्हें अगर इसमें कुछ नहीं आता तो तुम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। आपके लिए जैसे कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, ये वही है। तुम्हें पता है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है।
जैसे हमें डेस्कटॉप पर जाना है, लिखा CD डेस्कटॉप और एंटर, हम डेस्कटॉप पर आ गए। मुझे पता करना है यहाँ पर कितनी डायरेक्टरीज है, मैंने डायरेक्टरी लिखा तो सारी डायरेक्टरीज खुल गई इसके अंदर। आपको ऐसे कोई डेटा कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। और ये कंप्यूटर के अगर GUI से अगर हम लोग कोई डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ से कोई डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसकी स्पीड अल्ट्रासोनिक है। क्यों? क्योंकि GUI से जब आप काम करते तो आप ऐसा समझिए कि जैसे इस रूम में मैंने एक लाइट जलाया, एक लाइट का बल्ब का बिल कंसिडर होगा लोड वॉटेज में। अगर मैं सारी लाइट जला के काम कर रहा हूँ तो लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वैसे जब GUI पर जब आप काम करते हो तो क्या होता है, विंडो का अपना खुद के बैकग्राउंड टास्क चल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर चलाओगे वो भी अपना कुछ रैम प्रोसेसर कंज्यूम करेगा, यहाँ कुछ नहीं होता कंज्यूम, ठीक है। तो इसी वजह से ये सबसे फास्ट होता है। लेकिन हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है ना। क्या हुआ इसमें, अब मयंक को कुछ काम करना है तो पहले मयंक इसको सीखेगा, उसके बाद चलाएगा, तो इसलिए बना दी गया विंडो, ठीक है। 1995 में विंडो 95 इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उन्होंने बोला अब से किसी को इस स्क्रीन पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, विंडो के अंदर जाके काम कर सकते हैं, जहाँ से हमें पता चला फोल्डर कैसे बनाना है। और जैसे मान लो मुझे कोई यहाँ फोल्डर बनाना है और तुम्हें फोल्डर बनाना, दोनों में क्या फ़र्क है, आप जाओगे राइट क्लिक करोगे न्यू फोल्डर और बना दोगे। अब मेरे टाइम में तो नहीं था, तो हम तो क्या लिखते थे, MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी। मैंने क्या बोला, क्या नाम तुम्हारा, हमने लिखा मयंक, मैंने बोला CD मयंक, मयंक का फोल्डर बन गया। नीचे आके देखो यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे, मयंक का फोल्डर है यहाँ पर, है ना। तो ये वही कर पाएगा जिसको CLI आता होगा। तो इसलिए क्या बनाया, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आप यहाँ जाओगे और यहाँ से आप कोई भी चीज़ चला सकते हो विजुअली देखकर, ठीक है। चलो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो सबसे पहला हमारे पास क्या था, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। फिर क्या बना, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया गया MDUI मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस। कहाँ देखते हैं हम लोग, जब आप ATM से कैश निकालने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, कार्ड इंसर्ट किया तो वहाँ पर दोनों ही फीचर होते हैं, टच भी होता है, फिजिकल बटन भी होते हैं। जिसको टच नहीं काम कर रहा सही से तो वो फिजिकल बटन से भी चला सकते हैं। अब वहाँ भी UI है, MDUI मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस, लेकिन उसमें भी UI UX कैसे काम करता है। अब हर बंदा जो ATM जाएगा वो बैलेंस तो चेक करने नहीं जाएगा, भाई मेरी नीड क्या है, मैं ATM जा रहा हूँ तो मतलब 90% चांस है मुझे कुछ विड्रॉल करना है वहाँ से, ठीक है। तो कैश विड्रॉल का राइट हैंड साइड पर मिलता है, जिसको बैलेंस इंक्वायरी करनी वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। यानी कि उसकी ज़रूरत कम है, जिसकी ज़रूरत कम वो लेफ्ट, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है वो क्या है, राइट हैंड साइड। तो समझ में आ रहा है, जब हम कोई अपना डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मैंने बनाया उसकी ज़रूरत कम है कि ज़्यादा है मेरे एप्लीकेशन या मेरी वेबसाइट के अंदर। अगर ज़्यादा है तो कोशिश करिए उसको राइट साइड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखना हमेशा ब्लाइंड स्पॉट होता है। लेफ्ट हैंड साइड ब्लाइंड स्पॉट होता है। सबसे ज़्यादा रोड पर अगर आप एक्सीडेंट देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए। रिसर्च उठा के देखना, क्यों, क्योंकि हम जहाँ बैठे होते हम वहाँ से अपना सीधा सीधा चल रहे होते हैं, लेफ्ट में आप अचानक से काट दो, अरे क्या हुआ, ब्लाइंड स्पॉट। ट्रक और बस के एक्सीडेंट आप देखना सबसे ज़्यादा उसी साइड के मिलेंगे। अब आम आदमी उस पर वो देता है क्या, अपना एक्सप्लेनेशन, भाई ड्राइवर तो अपनी साइड बचा के ही चलेगा, उसका फॉल्ट नहीं है। यानी कि लेस ड्रिवन वाला फंडा वहाँ आ जाता है, क्योंकि राइट ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, लेफ्ट ब्रेन कम एक्टिव होता है हमारा। अब इसको ऐसा समझो, आप स्कूटी बाइक चलाते हो, आप कभी भी थ्रोटल लेफ्ट हैंड से ट्राई करके देखना, ऐसे मजे मजे के लिए कभी, बट करना तभी जब प्रिपेयर हो मेंटली, ऐसे नहीं। क्योंकि ध्यान रखना लेफ्ट हैंड से थ्रोटल को आप राइट अमाउंट में कभी नहीं चला पाओगे, क्योंकि लेफ्ट जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो हमारी बॉडी से सिंक नहीं होता, ठीक है, खासकर प्रिसाइज कामों के लिए, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड से अगर पंच किसी को कर दोगे तो हाथ टूट जाएगा आपका, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड वेल ट्रेंड नहीं है, आप बॉक्सर नहीं हो। बॉक्सर जो होता है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद उसका लेफ्ट और राइट दोनों सिंक में आते हैं, ठीक है। आप जब भी गिरते हो तो क्या होता है, लेफ्ट आगे आता है, राइट सबसे पहले आता है। आप पूरा बॉडी का वेट राइट हैंड पे लेके नीचे गिरते हो हमेशा, क्यों, क्योंकि राइट जिसका जो भी आपका एक्शन वाला पार्ट होगा वो सबसे पहले आता है। डिफेंड करोगे राइट हैंड सबसे ऊपर आएगा, लेफ्ट नहीं आ पाएगा, लेकिन जो ट्रेंड होगा वो दोनों चला सकते हो, तो इसलिए ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखना राइट हैंड साइड आपका इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हर एक फील्ड के अंदर,
ठीक है, कि कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ को कंट्रोल में लेकर आना है। जैसे कार के अंदर अगर हम देखो 3 पैडल होते हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेशन। एक्सेलेटर जो रहता है वो भी आपका राइट पर ही होता है, और ब्रेक भी हमें राइट से ही करना होता है। हम लेफ्ट से क्यों नहीं कर सकते उसको? क्यों? क्योंकि अगेन जब आप ब्रेकिंग करोगे तो आपको लेफ्ट लेग पर कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन क्लच पूरी ताकत से दबाना होता है, उसमें कंट्रोल नहीं चाहिए कि आधा दबाओ इतना दबाओ, सीधे दबाना होता है पूरी ताकत से। तो क्या होता है, इसलिए कंट्रोलिंग नहीं चाहिए वहाँ पर, तो इसलिए उसको लेफ्ट में डाला गया। जबकि बनाने वाले उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो नया वाला बंदा जो होता है, जब पहली पहली बार बाइक चलाता है या वो चलाता है, उसका कंट्रोल नहीं होता, वो ट्रेंड नहीं होता, सिंक नहीं होता, तो क्लच एकदम छोड़ देता है। कार का हो चाहे बट से बंद हो जाती है ना। लेकिन धीरे धीरे उसकी वो ट्रेनिंग जब हो जाती है उसके साथ, फिर उसको सोचना भी नहीं पड़ता है ना। तो ये क्या हुआ, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्यूनिंग हो चुकी है अब आपकी, इसलिए आप चला पाते हैं। लेकिन ब्रेकिंग आप लेफ्ट से कभी करने की कोशिश करोगे, आप राइट अमाउंट में राइट फोर्स अप्लाई नहीं कर पाओगे, या तो वो कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो ये है यूएक्स, जिसको आप हर जगह अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकते हो कि भाई ये कैसे काम करता है। अब मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ यूएक्स में अगर ढूंढने जाओगे तो सही मिलेगी, क्योंकि बनाने वाले हर तरह के लोग हैं। जैसे यूआई यूएक्स में ऐसा समझो कि आपके पास एक टोमेटो केचप एक बॉटल के अंदर, और जनरली टोमेटो केचप जब आप ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हो तो वो या तो रिफिल पैक में आता है या फिर वो ग्लास की बॉटल में आता है। ठीक है, ग्लास की बॉटल प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि उस लंबे टाइम के लिए अगर आप उसमें रखोगे तो ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे क्योंकि उसमें खटास होती है, उसका पर्पज़ है कि उसको उसमें क्यों पैक किया जाता है ग्लास की बोतल में, ताकि प्लास्टिक धीरे धीरे उसमें गले ना, ये उसके पीछे का पर्पज़ है। या फिर अगर आप देखोगे जो केचप के आपके रिफिल पैक आते हैं, अंदर से सिल्वर फॉइल होगा, उसमें अलग से एक एडिशनल लेयर और मिलेगा आपको, कभी काट के देखना बीच से। लेकिन छोटे वाले जो केचप आपको मिलते हैं वो आपको प्लास्टिक की बोतल में मिलते हैं। क्यों? पता है जल्दी खत्म हो जाएगा ना, ज़्यादा लंबे टाइम तो रखेगा नहीं, वैसे उसके ऊपर वो एक्सपायरी सेट करके रखते हैं अपना। गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको मैं एक ग्लास बॉटल देता हूँ केचप डिस्पेंस करने के लिए, और एक मैं प्लास्टिक बॉटल देता हूँ, आसान किस में होगा? प्लास्टिक में। क्यों? क्योंकि इसको आप राइट अमाउंट में स्क्वीज करके उतना निकाल सकते हो। क्या कांच की बोतल पे कोई कंट्रोल है? या तो वो निकलेगा नहीं, या पीछे से मारोगे तो बहुत सारा निकलेगा। देखा होगा कई बार ऐसा। अगेन यूएक्स यहाँ पर भी आता है, ठीक है। या एक और एग्जांपल लो, राइट और लेफ्ट हैंड साइड का। घर के अंदर आपके यहाँ गीज़र लगा होगा, तो मिक्सर भी डेफिनेटली लगा होगा अगर गीज़र होगा, जहाँ से आप ठंडा और गर्म दोनों एक साथ मिक्स करके डिस्पेंस करते हो। तो हॉट वाटर किधर से डिस्पेंस होता है, लेफ्ट से कि राइट से? हॉट और कोल्ड वाटर किधर की साइड से आता है? राइट हैंड साइड पर कोल्ड वाटर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर हॉट वाटर का कंट्रोल होता है हमारा, अगर मिक्सर देखोगे ध्यान से तो। ठीक है, तो अगेन यूएक्स है, क्योंकि भाई आपको गर्म पानी सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए होता है, बाकी 9 महीने कौन सा चाहिए? नॉर्मल पानी। ठीक है, अब वो लेफ्ट पर इसलिए दूसरा पर्पस है डालने का, क्योंकि जल्दी से आप लेफ्ट राइट हैंड से चलाओगे, और राइट पर अगर मैंने गर्म पानी डाल दिया तो इंजरी होने के चांसेस है, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है आपके साथ, है ना, मिसहैपनिंग। तो उसके पीछे गेन पर्पस है। इसी तरह से बैड यूएक्स एग्जांपल अगर हम लोग को सर्च करें इमेजेस के फॉर्म में, बैड डिज़ाइन एंड गुड डिज़ाइन। अब जैसे यहाँ आप देखो, ये इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ टेक्स्ट को रैप किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब किसी अननोन बंदे को अगर बिना किसी कंपैरिजन में दिखाओगे तो उसको सही लगेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि ग्राफिक जो है वो इमेज में कवर टेक्स्ट जो है वो इमेज के ऊपर रैप हो रखा है, तो ना तो टेक्स्ट के ऊपर मेरा पूरा फोकस होगा, ना ही मेरा ढंग से इमेज के ऊपर फोकस होगा। तो इसलिए इमेज बिल्कुल एक अलग रखो, उसके नीचे टेक्स्ट कंटिन्यू रखो, मिक्सिंग नहीं। न्यूज़पेपर की तरह की सब जगह कम होती तो सब मिला दो एक जगह। प्रोडक्ट बेस्ड अगर देखें, ये लो, सबसे पहला एग्जांपल क्या है? एप्पल का माउस। एप्पल ने रिचार्जेबल माउस बनाया कि भाई सेल वेल बदलने का झंझट खत्म हो, लिथियम आयन एक बैटरी लगा दो और बंदा अपना चार्ज करे और यूज़ करे।
कोई चार्ज करना भूल जाए और काम करते वक्त बैटरी ख़त्म हो गई, तो क्या मैं इस माउस को चला सकता हूँ? तो ये सही मूव नहीं है बिल्कुल भी। बट इनकी थ्योरी अलग थी इसके पीछे। वो ये कहते थे हम डिज़ाइन को इतना यूनिक बनाना चाहते हैं कहीं से भी यूज़र को इसमें एंट्री पॉइंट ना दिखाई दे। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से सही सोचा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बैटरी ख़त्म होगी तब क्या होगा। उन्होंने ये सोचा कि यूज़र रात को चार्जिंग को लगा लेगा, सुबह यूज़ कर लेगा। बट ऐसे हर किसी के केस में थोड़ी ना होता है यार कि तुमने सोचा, यानी कि ये एक तरफा डिसीजन था, रिसर्च की कमी थी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब क्या करें भाई, बना दिया बनाए थे, जिद्दी लोग हैं तो आज तक ये ऐसे नीचे वाले ही चला रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारे रिचार्जेबल माउस मार्केट में आ चुके हैं, सभी के अंदर जहाँ ये नॉर्मल माउस में वायर होता है, यहीं पर उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। कोई बात नहीं, बैटरी खत्म होगी प्लग करो, यूज़ करो, है ना। तो काम नहीं रुकना चाहिए, यहाँ काम रुक रहा है। ठीक है, वैसे बैकअप ठीक होता है बट फिर भी एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। जैसे आज की डेट में अगर आप व्हीकल्स की अगर बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, डाल दिए गए। ठीक है, अब जैसे स्पोर्ट्स कार अगर आपने देखी हो जो फार्मूला रेसिंग वगैरह में यूज़ होती है, क्या उसमें कोई गियर लीवर होता है? नहीं होता ना, बस सीधे पैडल करो और दौड़ाओ जितना दौड़ा सकते हो, है ना। क्योंकि वहाँ पर सेकंड के भी हिस्से में हमें डिसीजन लेना होता है। रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होने चाहिए आपके कि फटाक से क्विक, क्योंकि लोग वहाँ पर ओवरटेक इतने डिस्टेंस करते हैं, यहाँ से डोर इतने में कट मार के अंदर निकल जाता है। अगर वो ब्रेकिंग करेगा तो उसका पूरा मोशन ब्रेक हो जाएगा, तब तक पीछे जब 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 देखेंगे भी नहीं, जब निकल के आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन वहाँ गियर होते ज़रूर है। पैडल शिफ्टर, ठीक है, पैडल शिफ्टर यानी कि स्टीयरिंग व्हील के नीचे होते हैं। अब वो लुक जो है वो आज की डेट में नई गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक में आप देखोगे तो स्टीयरिंग के नीचे वो कंट्रोल दिए हुए, पैडल शिफ्टर, गियर अप करना हो, गियर डाउन करना हो, लीवर तक जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक कार्स के अंदर खासकर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये एक यूजलेस फीचर है भाई। यहाँ बंदा आराम से गियर डाल कर इतना क्विक डिसीजन यहाँ रोड पे क्या करना है हमें उस चीज़ का। भाई ब्रेक है हमारे पास, हम इमीडिएट ब्रेक लगाएंगे, गियर को डाउन करेंगे। भाई क्लच और ब्रेक अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? आराम से धीरे करो फिर डाउन कर दो। तो यहाँ में उतना 300 की स्पीड पे नहीं जा रहे हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे यूजलेस फीचर है, बस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डाल दिए जाते हैं। जैसे मोबाइल वॉर अगर जो आज का डेटा देखोगे आप, तुम्हारे फ़ोन में 12 GB रैम है, उसके में 18 GB रैम है, किसी के में 24 GB रैम है। फिर ये सब चीज़ें हो गई तो उन्होंने कैमरे का वॉर निकाल दिया, 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल। ठीक है, फिर एक स्टोरेज का वॉर चल रहा है कि भाई 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB। देखो काम की चीज़ें रखोगे तो 128 भी नहीं भर पाओगे, और अगर फ़ोटो खींच के रखोगे 100 मेगापिक्सल पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 100 मेगापिक्सल की फ़ोटो ना तो तुम अक्खा लाइफ में कभी प्रिंट करोगे, ना ही वो कहीं पर अपलोड होगी सोशल मीडिया पे। क्योंकि जब आप अपलोड करने जाओगे तो छोटी सी फ़ोटो ही जाती है उसके अंदर, तो वेस्टेज ऑफ स्पेस है। ठीक है, रिसोर्स का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि हाई डेफिनेशन पर जब लोग किसी इमेज को प्रोसेस करते हैं, उसके पीछे का पर्पस होता है मुझे हाई क्वालिटी प्रिंट अगर करना होता है, इस तरह की चीज़ें। अब ये रिमोट का अगर आप देखो एग्जांपल के तौर पर, आज की डेट में ये देखो कैचअप का भी हमें एक एग्जांपल मिल रहा है यहाँ देखने के लिए। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर UI UX, यहाँ UI है और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है कि यूज़र बहुत इजीली डिस्पेंस कर पा रहा है। वो राइट अमाउंट में प्रेस करेगा उतना ही डिस्पेंस होगा, और जैसे वो उसको रिलीज़ करेगा वो वापस जो थोड़ा बहुत बाहर भी आएगा वो भी ऊपर चला जाएगा, फ्लिप हो जाएगा ना स्क्वीज करने पर, इस तरह से। अब जैसे आज की डेट में अगर हम लोग रिमोट देखते हैं, मॉडर्न रिमोट, तो बड़े मिनिमलिस्टिक से हो गए हैं ना, लिमिटेड बटन्स। जैसे ये आप देखोगे, या नॉर्मली सभी जितने भी एंड्रॉयड टीवी आजकल इंडियन मार्केट में ट्रेंडिंग में, उन सभी के रिमोट कुछ ऐसे होता है ना। भाई आपको कोई चैनल सर्च करना है, नंबर याद करने की जरूरत है, सीधे माइक के बटन दबाओ, कलर्स टीवी सामने आ जाएगा अपना। ठीक है, वो इसको ढूंढ के निकालना है कौन सा नंबर है। अब इसके देखो बेनिफिट्स हैं। बटन मिनिमलिस्टिक होने से आपको मेन फोकस आपको क्लिकेबल मिल गए। पहले के जो रिमोट हुआ करते थे, सो मेनी बटन्स होते थे। ठीक है,
यहाँ से आप नंबर्स के हेल्प से चैनल को आप ट्यून कर पाते हैं, भाई मुझे कौन सा नंबर का चैनल चलाना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तो तय है, किसी ने पूरी ज़िंदगी में ये बटन कभी इस्तेमाल नहीं करोगे हैं। तो कुछ लोग कह दिया करते थे ये डेड बटन होते, रिमोट में फालतू के लिए डाल दिए, बट कुछ तो पर्पज़ होगा ना इनके पीछे डालने का, है ना। तो क्या था, आपके टीवी में पीछे एक YVPPR पोर्ट आता है, उसमें CCTV कैमरा लगता है, उसके लिए होते थे ये, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, अब क्या ये रिमोट बेकार थे? अगर आज की डेट से कंपेयर करोगे तो हाँ ये यूजलेस है, बट अगर इनके टाइम की अगर बात करोगे तो ये दी बेस्ट हुआ करते थे। सोचो उस टाइम पर आप बेड पर बैठे हो, चैनल चेंज कर लिया। हम जब अपने बचपन को देखते हैं तो हमें चैनल चेंज करने के लिए सर्दियों में खासकर बड़ा बेकार लगता था कि उठो, रजाई से बाहर निकलो, जाओ टीवी का चैनल चेंज करके आओ, ठीक है। और लोगों के चैनल बहुत जल्दी खराब हुआ करते थे, तो रोटेटर होता था ना वो टूट जाया करता था, क्योंकि प्लास्टिक नोब होता था, किसने गुस्से में हुआ मुझे भेज दो बार बार कट, अब एक हफ्ते इंतजार करो उसको मिलने का। तो कलर टीवी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें एक फीचर आया रिमोट कंट्रोल, ठीक है। उससे क्या हुआ, लाइफ बड़ी आसान हो गई कि भाई आप जाओ और आराम से अपना बैठ के चेंज कर लो, ठीक है। अब रिमोट का भी ज़माना चला गया, अब क्या आ गया, वॉइस UI, एलेक्सा, सीरी, ओके गूगल, ये सब क्या है, एक आपके UX को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, है ना। और जैसे हाल फिलहाल में 2 से 3 साल पीछे की अगर बात की जाए, मार्केट में कंपनी आई विच इज़ एटम वर्क ने क्या किया कि भाई जो घर में पंखा होता है लगा हुआ है, रात को आप लेटे हो, कम ज़्यादा करना होता है तो अगेन वो रेगुलेटर का जाके नोब घुमा, लफलाइज खत्म, सीधे अपना रिमोट दे दिया उन्होंने, फ़ैन का भी वहीं से आप उसको स्पीड अप एंड डाउन कर लो। उन्होंने फिर प्रीमियम सीरीज निकाली, रिमोट को भी ख़त्म करो। घर में आजकल सबके पास एलेक्सा तो होती है, एलेक्सा से उसको सीधे सिंक कराया और आप एलेक्सा की बोल दो, ठीक है। तो इस तरह के आपके अलग अलग तरह के UI आते जा रहे हैं, और ये रिसर्च चलता रहेगा, मॉडर्नाइजेशन होता रहेगा चीज़ों के अंदर जब तक पॉसिबल होगा। जैसे अब मान लो कि जानवी यहाँ आई है, ठीक है, जानवी की पूरी फैमिली कहीं बाहर गई है, सपोज करो कि वैष्णो देवी गई है और वो शायद आज रिटर्न आने वाले हैं, और जानवी यहाँ क्लास ले रही है, इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, और जानवी के घर वाले कैसे घर में जाए, या तो स्पेयर की लेके गए हो, ठीक है। अब सपोज करो, फर्ज करो स्पेयर की खो गई, अब इसको मजबूरी में जाना पड़ेगा, तो क्या हुआ, स्मार्ट डोर लोग आ गए, वो यहीं से एक डिस्पोजेबल पासवर्ड बनाएगी, उनके फ़ोन पे भेज देगी, या फिर उनके फ़ोन के अंदर उनको वो यूज़र बना देगी, वो अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से या फिर उसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका एक एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ, आपको डिपेंड नहीं रहना पड़े, ना आपको एकदम से भागना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। या फिर ऐसा सोचो कि भाई आप ऑफिस से जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल आए, घर में आपको कोई अप्लायंसेस चलता रह गया, जैसे AC, अब क्या होगा, AC कम बिजली तो कंज्यूम करता नहीं है, अच्छा खासा वोल्टेज कम से कम 1800 वाट वो लेता है, अगर इन्वर्टर AC भी होगा धीरे धीरे वो कट ऑफ करके नीचे आएगा, तब भी 800 वाट पे तो चलता रहता है रनिंग लोड, यानी कि एक दिन में 10 यूनिट बड़े आराम से बना देगा जब तक आप शाम को लौट के घर पहुंचोगे। 10 यूनिट जो भी आपके यहाँ का एरिया का चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि मोटा मोटी देखा जाए 100 रुपये का एक दिन का नुकसान हो गया। अब 100 रुपये से ज़्यादा जो नुकसान है वो जो चीज़ यूज़ नहीं की उस चीज़ का है, क्योंकि पार्ट तो घिस रहा है ना, आप यूज़ करो या मत करो। तो क्या होता है कि उस केस में स्मार्ट AC बनाए गए। स्मार्ट AC घर में ब्रॉडबैंड सभी के पास होता है, तो उन्होंने क्या करा, उसके साथ उसको सिंक करा लो, ठीक है, भूल गए कोई बात नहीं, बंद कर सकते हैं। और अगर मुझे लगता है कि मुझे घर जाना है और घर जाके तपती गर्मी से आप पहुंचोगे, घर एकदम गर्म हो रखा होगा, आप ऑफिस से निकलते AC ऑन करो, जब तक पहुंचोगे एकदम रूम कूल डाउन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, UI UX, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे, जैसे ये AC क्या है 2013 का लगा हुआ है, तब उस टाइम पर इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, AC भी हर कोई नहीं खरीदता था, ठीक है। अगर 5 घर हैं तो 5 में से एक घर पे आपको एक रेशियो हुआ करता था, आज की डेट में हर किसी में मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में आपने दिल्ली में देखा होगा झुग्गियाँ टूटी हैं, झुग्गियाँ हैं लेकिन कहने के सब में AC लगे हुए, ठीक है। उनसे पूछा गया भाई तुम गरीब हो, जी हम गरीब, तो AC कैसे लगा रखा है, तो क्या करें, गर्मी मर जाए, है ना। तो भाई सभी को कंफर्ट तो चाहिए ना, भाई बंदा इतनी मेहनत करता है वो किस लिए करता है, ताकि रात को सुकून से पेट भर के अपना AC चला के सो पाए, नहीं तो क्या बेचारा गर्मी में परेशान।
इसी के लिए आया मार्केट में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी अप्लाइंसेस अगर कंट्रोल करना हो, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अपने पूरे घर के सिस्टम पर लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना ग्रिड से आ रहा है, कितना बैटरी पैक चार्ज हो रहा है, कितना मेरा अप्लाइंसेस में यूज़ हो रहा है, सारा आ रहा है सिस्टम इसी के अंदर लाइव ट्रैकिंग। यहीं से कुछ इमरजेंसी हो जाए, यहाँ से घर बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग पूरी लाइन को ऑफ कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं मेन लाइन को, अगर कुछ ऐसा हो जाता है मेजर फॉल्ट। नहीं तो क्या होगा, जब तक तुम भाग के पहुँचोगे गेट खोलोगे तब तक तो सब सुहा। ठीक है, फिर घर के अंदर उस तरह की स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे कि एक और देखेंगे वॉच के बाद में ये स्मार्ट लाइफ, अगेन एक और स्मार्ट सिस्टम, जिसमें आप यहाँ देखो क्या कंट्रोल है, मेन लाइन लिखा है, हम मेन लाइन को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें करंट लीक हो रहा है तो करंट लीकेज भी यहाँ पर लिखा आएगा, अगर किसी को ज़रा सा भी टच होगा तो लाइन अपना आप ऑफ हो जाएगी घर के अंदर। अब जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बेड के साइड में देखते हो फुट लाइट वगैरह होती है, या फिर छोटे छोटे आपके चार्जिंग के पॉइंट होते हैं, छोटे बच्चे ने किसी सॉकेट में अगर उंगली डाल दी, उसको महसूस होने से पहले ये लाइट बंद हो जाएगी अपने आप। ठीक है, सेफ्टी। ठीक है, उसी तरह से फिर एक और में चलेंगे स्मार्ट, एक और, तो यहाँ से क्या लिखा रहा है, जैसे ऊपर बेडरूम एसी दिखा रहा है, मैंने यहाँ इसको टैप करना है, एसी ऑन हो गया, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है यहाँ से हम लोग रियल टाइम में देख पाएंगे। चलो तो पूरे मंथ का ट्रैकिंग इसमें आता रहता है ना। और अभी यहाँ पर देखो लिखा आने लगे 104 वॉट, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अब इसको आप यहीं से ऑफ कर दोगे तो ऑफ भी हो जाएगा। तो मैंने अपने घर का जो सिस्टम है, इको सिस्टम, पिछले कई सालों से स्टेप बाय स्टेप वो बदलते जा रहा हूँ। जो भी चीज़ लगेगी वो स्मार्ट में ही जाएगी, ताकि टेंशन ना रहेगी। तो जैसे वो नहीं देखते तो कर्टेन वर्टेन वाले जो आजकल दिखाते हैं, मैं 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने घर में। सुबह अपना आप जैसे 5:30 अलार्म बजता है, अपने आप कर्टेन साइड, सारी चीज़ें फुल्ली ऑटोमेटिक। घर में घुसोगे डिवाइस ग्रीट करेगा, आपका वेलकम करेगा, सारी चीज़ जैसे जस्ट लाइक मूवी के अंदर देखते टोनी स्टार्क, सेम वही चीज़। क्योंकि मैं टेक लवर हूँ, मैं टेक फील्ड का बंदा हूँ, तो मुझे भी चीज़ें वैसी ही चाहिए। अब जितना आप हाईटेक होते हो, ठीक है, तो हर चीज़ के कुछ डार्क साइड भी होते हैं। ठीक है, अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी बहुत इजीली आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी आपके बढ़ते हैं। फिर उसके साथ साथ सब सही चल रहा है तो सही है, कुछ गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आपको घर में फायरवॉल वगैरह भी लगानी पड़ती है ताकि कोई आपके नेटवर्क में पेनिट्रेट ना कर पाए, उसके अंदर घुस ना पाए। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट होम के साथ जा रहे हो तो आपको स्मार्ट सिक्योरिटी भी चाहिए फिर उसके लिए, नहीं तो 2 मिनट में कुछ भी हो सकता है। जैसे आज के डेट में देखते हो कार्स के अंदर क्या होता है, कीलेस एंट्री फीचर बड़ा अच्छा लगता है। बस चाबी लेके जेब में घूमते रहो, गाड़ी के पास गए गाड़ी अन लो, गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट, चाबी का कोई काम ही नहीं, चाहे तो चाबी को लॉक बना के गले में पहन लो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि अगर कोई आपकी कार की का सिग्नल क्लोन कर रहे हो, तो आप तो चला ही रहे हो, जब आप प्रेस करते हो, बहुत सारे लोग जो होते हैं, एक डिवाइस आती है 40-45 हज़ार रुपये की, उनका काम यही होता है महंगी गाड़ियों के हैक करने का। जैसे आप की प्रेस करोगे तुरंत आपकी कॉपी बन जाएगी, क्योंकि सिग्नल तो डिजिटल है ना, और डिजिटल सिग्नल क्या हुआ, कॉपी हो गया। फिर उसके बाद कोई भी उसका की बना सकता है बहुत ईजीली। ठीक है, तो फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है उस चीज़ के पीछे। तो दिल्ली एनसीआर में ऐसी बहुत चोरियां अंजाम दी गई हैं जहाँ पर हैक किया और लेके गाड़ी बिठा दी। कार का जो मेन मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड ईसीएम, बड़ा महंगा आता है। अगर ईसीएम आपकी आज के पिछले 2-3 साल में दिल्ली एनसीआर में क्या चल रहा है, महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी रह जाती हैं, उसके अंदर से उसकी लाइफ निकाल के ले आते हैं, विच इज़ कॉल्ड ईसीएम, जहाँ से पूरी कार कंट्रोल होती है। अब ईसीएम जब आप क्लेम में डालोगे तो ईसीएम ऐसा नहीं होता कि मार्केट बहुत इजीली अवेलेबल होता है। स्पेशल ऑर्डर पर जिस कंपनी की आपकी कार है वहीं से ही बन के आएगा, ओरिजिन से। ठीक है, और सबसे महंगी चीज़ होती है, वो लोग आज के वो चल रहा है सेम।
जैसे बीच में बहुत बड़ा फेमस हुआ था ना इधर दिल्ली एनसीआर में, कार के अलॉय व्हील चोरी होने वाला, उसका तो नया ट्रेंड ये चल रहा है पीसीएम। तो जो पहले के टाइम की मैनुअल कार थी उसमें कोई टेंशन नहीं थी, मॉडर्न गाड़ी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें पार्ट है। बस आपको जो देखना है आपसे अपने हर एक चीज़ को जो आप देखते हो उसमें ढूंढना है यूएक्स। एग्जाम्पल, घर का रेफ्रिजरेटर कौन से हाथ से खोलते हो, लेफ्ट से कि राइट से? राइट हैंड से खोलते हो, राइट हैंड पर ही डोर ओपन होता है। किसी का लेफ्ट हैंड पर खुलने वाला दरवाज़ा देखा? जब तक वो डबल डोर ना हो या साइड बाई साइड ना हो तब तक नहीं मिलेगा। साइड बाई साइड की अगर लोग बात करते हैं, मतलब इस तरह के जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं दिस इज कॉल्ड साइड बाई साइड, तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ खुलने वाला होगा। लेकिन उन्होंने दो पार्टीशन क्यों बना दिए? क्योंकि अगर अकेला अगर दरवाज़ा रखते तो बहुत बड़ा हो जाता, हो सकता है डोर में सामान ज़्यादा पलट जाए दरवाज़ा फ्रिज अपने ऊपर, तो वेट को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप कितना वेट ऐसे उठा सकते हो, अपनी बॉडी की हाइट के बराबर का वेट आप यहाँ से उठा सकते हो। अगर आपकी बॉडी की हाइट से वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। क्रेन कब गिरती है? जब उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जो होता है ना, जब आपका सेंटर मास जो होता है बाहर की तरफ जाएगा तो क्रेन चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो गिरनी है। वो कब तक सही चलती है? जब तक बिल्कुल अपने सही पॉइंट पर होगी, या फिर उसके वेट जो उठा रही है वो इतना ज़्यादा ना हो जो उसके पूरे सिस्टम से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो गिर जाएगी उस केस में। तो हर एक जगह फिजिक्स भी है, हर एक जगह यूआई यूएक्स भी आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ऐसी माइक्रोवेव कभी किसी ने देखा राइट हैंड साइड पे खुलने वाला? कहाँ खुलता है? लेफ्ट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड पर क्या होता है? कंट्रोल्स होते हैं। क्योंकि माइक्रोवेव बेचारा किचन में एक ऐसा प्रोडक्ट है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर उसकी जगह कॉर्नर में होती है। वो कभी गैस चूल्हे की जगह नहीं ले सकता, चाहे तुम लेके इम्प्रेस होके उसी वजह से क्यों ना आए उसको कि भाई इसमें नान नहीं बनेंगे, इसमें तुम सब कुछ बना लोगे, लेकिन तुम उसमें कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करोगे, हफ्ते 10 दिन बाद में वो सिर्फ हीटिंग बॉइलिंग का ही काम करेगा। रीहीट करने में, खाना कुछ फ्रिज में रखा है, चलो उठाया फटाक से 30 सेकंड गर्म करा और काम कर लिया। तुम उसमें कुछ नहीं बनाओगे, ना कोई इसमें ब्रेड यूजलेस होगा वो बिल्कुल। तो राइट हैंड साइड पर कंट्रोल रखने के पीछे का पर्पस क्या है? ताकि आप इजीली उसके अंदर वैल्यू इनपुट कर पाओ और उसको स्टार्ट कर पाओ आप लोग। तो यूएक्स को ढूंढो हर एक चीज़ में। जैसे ये टीवी है, काफ़ी बड़ा, हम इतने बड़े टीवी के अंदर कंट्रोल्स दाएं बाएं नहीं दे सकते। आप नोटिस करना, मॉडर्न जितने टीवी आपको मिलेंगे सब में कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे इधर। ठीक है, हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे, है ना, सेंटर में, और एक ही बटन होगा। मल्टीपल बटन से यूज़र को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा बटन आप बनाओगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है फिर, और वो पैनल जल्दी ख़राब भी होता है। हेलो, राम राम जी। हाँ, मुझे रिसीव हो गया सर। बताइए। तो आज का जो हमने यूएक्स बेसिकली समझा है, तो वो अभी तक जो आपने डे टू डे लाइफ में चीज़ों से यूज टू हो, हमने उस पर बेस्ड आपको एग्जांपल दिया। सॉफ्टवेयर एक बार जब हमारा हो जाएगा तब हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू समझेंगे कि एप्लीकेशन या जब हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर यूएक्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट जो आज की आपकी एक्सरसाइज रही है इस क्लास के अंदर, वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे और वीडियो ये रिकॉर्ड होकर लाइव आ जाएगा, जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। आप लोगों का दोनों का काम क्या है, अनुज एंड और कौन है इसमें, जस्ट किरण, आप वो मेरे 3 वीडियोस देखिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। प्लस Adobe XD इंस्टॉल कैसे करना है, वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी उस वीडियो के अंदर है, जो फर्स्ट क्लास की वीडियो है, तो आप उसको देखकर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल भी कर लीजिए।